नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान फॉर श्योर में स्वागत है। आज हम इन्फ्लेशन से संबंधित कई सारे इंडेक्सेस को देखेंगे, जिसमें सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, वोल्टेक इंडेक्स, इन सारे इंडेक्सेस के बारे में हम यहाँ देखेंगे, जिससे हमें इन्फ्लेशन या महंगाई के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से हम इन्फ्लेशन के इन टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। ये इन इंडिसेस ज्यादातर कई एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट इन रिपोर्ट्स को निकालता है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा गौर से देखेगा। और दूसरा, करंट टॉपिक्स में ये आता है कि फिलहाल की रेट में सीपीआई के क्या प्राइसेस चल रहे हैं, डब्ल्यूपीआई के क्या प्राइसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्राइस इंडेक्स को मुख्यतः दो रूप में मापा जाता है, एक होलसेल में यानी बहुत सारी क्वांटिटी में, राइट, एक सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी रिटेल लेवल पर। ठीक है, तो इन दोनों को इस तरीके से हम इन्फ्लेशन को मापते हैं मुख्यतः। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो रिलेट है हमारा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो रूरल ग्रामीण एरिया में, अर्बन शहरी एरिया में और ऑल इंडिया यानी रूरल और अर्बन का जो मिक्सचर है उसमें ये मापा जाता है। ठीक है, तो कौन इसे निकालता है भाई? इसे निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर एक उसका पार्ट है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सीपीआई को निकालती है। ठीक है, रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया लेवल पर। और इसका बेस ईयर क्या है? 2012। ठीक, बेस ईयर है 2012। जैसा कि हम सबको पता है कि हम इंडियंस फूड के प्राइसेस से ज्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि इंडिया की ऑलमोस्ट मोर देन 60% पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन दी विलेजेस। तो अगर रेन रेन हो गई, ज्यादा रेन हो गई या फेमाइन आ गया, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है मानसून का। तो इसीलिए अलग से कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी निकाला जाता है बहुत सारे फूड प्राइसेस का। इसे भी कौन निकालता है? सेम डिपार्टमेंट निकालता है, एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। और बेस ईयर क्या है? 2012, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके लिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इस तरीके से निकाली जाती है। और दूसरा सीपीआई रूरल लेबरर्स यानी जो ग्रामीण एरिया में जो वर्कर्स काम करते हैं, और एग्री लेबरर जो एग्रीकल्चर में लेबर्स काम करते हैं, उनको कौन निकालता है? लेबर मिनिस्ट्री के अंदर लेबर ब्यूरो, राइट। ये खाली आपको जैसे ज्यादातर एमसीक्यूज में आएगा कि भाई सीपीआई ऑल इंडिया कौन निकालता है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, या सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर कौन निकालता है। बहुत ज्यादा करो तो इनकी बेस ईयर और पूछी जा सकती है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, तो इसीलिए इन चीजों को मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं, राइट। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई रूरल लेबरर, सीपीआई एग्री लेबरर, इनको कौन निकालेगी? लेबर मिनिस्ट्री की लेबर ब्यूरो। तो पहली सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की बेस ईयर है 2001, और सीपीआई रूरल लेबरर या एग्री लेबरर की बेस ईयर है 1986, राइट। इसमें पार्टिकुलरली ये वाली चीज इंपॉर्टेंट रहेगी, कौन निकालता है। आप मतलब याद करने में इस तरीके से याद रख सकते हैं, जहां भी लेबर आ जाए, ठीक, अब वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकता है या कोई भी, उसे लेबर मिनिस्ट्री के अंदर या कुछ होगा, अदरवाइज हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी मंत्रालय निकालेगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। अबे होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन मापता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स को कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर है ये डीपी डबल आई टी, ये वाला
डिपार्टमेंट इसे मापता है, इकोनॉमिक एडवाइजर टू डीपी डबल आई टी। आप मुझे इस डीपी डबल आई टी का कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, राइट। बेस ईयर क्या है इसका, 2011। आप मुझे इसका फुल फॉर्म ध्यान से बताइएगा क्योंकि कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है, वरना ठीक है मैं इसका आपको कमेंट सेक्शन में खुद ही इसका जवाब दे दूंगा, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई जो मंथली सीपीआई जो निकाली जाती है, जो मंथली सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑल इंडिया लेवल पर निकाली जाती है, उसके कई कंपोनेंट्स में निकाली जाती है, ठीक है। किसी को ज्यादा वेटेज दिया जा रहा होगा, उसके बाद दूसरे को, उसके बाद तीसरे को, चौथे को, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीपीआई ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया जाता है, फूड को, यानी खाने पीने की चीजों को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि वी एज ए इंडियंस आर मोर वल्नरेबल टू दी क्लाइमेट। भाई मानसून आया है तो अगर अच्छा मानसून है तो खेती अच्छी होगी, अगर मानसून खराब हुआ तो खेती खराब ही हो जाएगी। तो फूड्स पे हम काफी हद तक डिपेंडेंट हो जाते हैं। सेकंड सर्विसेज में, भाई ठीक, सर्विसेज में जो टर्जरी सेक्टर की सर्विसेज है उसके बारे में यहाँ बात हो रही। तीसरा भाई हाउसिंग, कि भाई रेंट ज्यादा है या रेंट कम है। फिर फ्यूल, भाई बाइक में, कार में जो फ्यूल डलेगा, पेट्रोल डीजल, उसका प्राइसेस हमें इंपैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है। लेकिन सबसे इसमें आप रेदर देन प्रॉपर वेटेजेस आप इस तरीके से याद रखिए, पहले फूड एंड बेवरेजेस आएंगे, देन सर्विसेज और हाउसिंग। जैसे फूड एंड बेवरेजेस को लगभग 46% के आसपास है, सर्विसेज आई थिंक 20% के आसपास है। इस तरीके से आप हैं, पर आप खाली इसी तरीके से याद रखिए रेदर देन परसेंटेज, कि पहले फूड एंड बेवरेजेस को मंथली सीपीआई में रखा गया। नेक्स्ट सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन। अभी मैंने आपको जैसे बताया था, एक तो ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक। अब रूरल और अर्बन एरिया में भी कंपोनेंट अलग अलग होंगे। जैसे भाई रूरल एरिया में हाउसिंग को 0 वेटेज दिया गया है, ठीक, और खाने पीने की चीजों को 54% दिया गया है, जबकि अर्बन में अलग तरीके से वेटेज दिया होगा। फिलहाल इनके डीप में नहीं हम नहीं जा रहे, इंपॉर्टेंट चीजों पे जा रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके से ही पूछा जाता है कि ऑल इंडिया में किसका वेटेज ज्यादा है, आप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, ठीक। तो यहां आप इस चीज को याद रखेंगे। एक और चीज और है जो मैं सीपीआई के बारे में आपको आगे बताऊंगा। जो हम ज्यादातर न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि भाई अब महंगाई की दर इतनी है, सीपीआई इतना है, ये किसके बारे में बात हो रही होती है, सीपीआई ऑल इंडिया वाले की। इसी को भाई न्यूज़पेपर की सुर्खियों में ये चीज होती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं हेडलाइन सीपीआई। आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी सीपीआई ऑल इंडिया को 2 to 6% के बीच रखती है, और इससे ऊपर या नीचे हो जाने पर उन्हें रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है, अगर लगातार 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स इस तरीके से हो जाए। तो ये हम इन्फ्लेशन को एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इकोनॉमी पे, इसीलिए हमें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मीन जो सीपीआई ऑल इंडिया वाली इन्फ्लेशन है। और फिलहाल भारत में क्या इसका वो चल रहा है, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है कि आप 2 से 6% के बीच इसे कंट्रोल करेंगे। अब हेडलाइन सीपीआई के बाद हम अगला सीपीआई का कंपोनेंट पढ़ेंगे, जिसे हम कहेंगे कोर सीपीआई, ठीक। कोर सीपीआई क्या है भाई, हेडलाइन सीपीआई हो गया जो ओवरऑल हो गया, बाकी इन्फ्लेशन इन फूड एंड एनर्जी, इसे अगर हम हटा दें तो हमें एज इट इज इन्फ्लेशन निकल आएगा कि हाँ भाई हमारी इकोनॉमी में कितनी महंगाई चल रही है। इसे क्यों हटाया जा रहा है, भाई आप समझो। भाई फूड का मैंने बताया था, वी एज ए इंडियंस आर मोर वल्नरेबल टू दी क्लाइमेट्स। भाई मानसून आया नहीं आया, फेमाइंस आया, फ्लड्स आए, ठीक है, उससे हम इम्पैक्ट होते हैं। एमएसपी से भी हम इम्पैक्ट हो जाते हैं, चीजें घटेंगी बढ़ेंगी। और उसके बाद
एनर्जी, भाई हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम ज्यादातर जो हमारा क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल, इसके लिए हम ज्यादातर डिपेंडेंट है इंपोर्ट पर। और जब हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है तो भाई इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कौन डिसाइड करेगा? ओपेक कंट्रीज। जब ये कंट्री डिसाइड करेंगे तो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो हमें कोर इन्फ्लेशन कैसे पता लगेगा? जब हम अपने इन्फ्लेशन में से एनर्जी और फूड वाला इन्फ्लेशन हटा देंगे, ठीक है। इसीलिए इसे कोर इन्फ्लेशन हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। भाई होलसेल प्राइस इंडेक्स इसे मंथली मापा जाता है और इसके कंपोनेंट क्या है भाई? पहला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, इसको हम 64% दिया गया है वेटेज होलसेल प्राइस इंडेक्स में। देन प्राइमरी आर्टिकल्स, देन फ्यूल एंड पावर। ठीक, जैसे आप एक तरीके से समझिए, जैसे आपने वेटेड एवरेज निकाला होगा एक मैथमेटिक्स में, n1 x1 प्लस n2 x2, राइट, प्लस x1 प्लस x2। तो ये जो n1 है ये वेटेज है, राइट, जितना वेटेज है ये, ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूला लग जाता है। हालांकि इनमें ज्यादातर, ये मैंने आपको एज ए सिंप्लीफिकेशन में बता दिया, बट ज्यादातर हम ज्योमेट्रिक और सीरीज का यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा रियल या बिल्कुल एज इट इज बताती है, राइट। अब हम आगे कंपोनेंट हमने देख लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर। सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को, जो इंडस्ट्रीज है। आगे हम बढ़ते हैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में हम क्या करेंगे, इन्हें बस आप एक बार ऐसे देख लीजिए, इन्हें याद या रट्टा करने की कोशिश ना कीजिए, बस ऐसे पता रहना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में क्या क्या है। भाई प्रोसेस्ड फूड, एडिबल ऑयल, पेपर प्रोडक्ट्स, केमिकल, प्लास्टिक, सीमेंट, मेटल प्रोडक्ट्स, इस तरीके से। प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक, क्रूड पेट्रोलियम, मिनरल्स, फूड आर्टिकल, एग, मीट, ऑयल सीड, यानी प्राइमरी सेक्टर्स वाली चीजें, राइट। देन फ्यूल एंड पावर जो हो गया, ठीक। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। अभी तक हमने जो देखा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स देखा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा। अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। जैसे भाई WPI कवर्स ओनली गुड्स, ठीक। अभी जो हमने होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखा था, ये गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को कवर्स नहीं करता। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, सर्विसेज कहीं नहीं है ना। पर ये जो प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स है, ये गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी कवर करता है। दूसरा, ये सेलर के पर्सपेक्टिव से देखता है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे आगे हम जब इकोनॉमिक क्लास में आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, फिर हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में। तो जो प्रोड्यूसर्स है वो फैक्टर कॉस्ट पे क्या उसके असर पड़ रहा है, ये चीज को हम देखेंगे। क्योंकि भाई मार्केट में जो चीज जाएगी, आप समझिए अगर किसी आदमी ने बिस्किट्स बनाए तो गवर्नमेंट, मान लीजिए 5 रुपीज के बिस्किट्स उसका ओरिजिनल बिजनेसमैन को इसका प्राइस लगा एक पैकेट का, और गवर्नमेंट इस पे 1 रुपी टैक्स लगा रही है। तो सेलर के पर्सपेक्टिव, सेलर तो 5 रुपीज का पर्सपेक्टिव देखा गया कि यहां क्या बढ़ा है या घटा है, ठीक। तो यहां मापने को हम कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स। ये 1 रुपया तो WPI में तो ये 1 रुपया लग जाता है, राइट। तो प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के को देखा जा रहा है कि वहां क्या घटा है बढ़ा है, तभी हम कोर चीज को पकड़ पाएंगे, राइट। फ्रॉम द सेलर्स पर्सपेक्टिव। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आप आगे आने वाली क्लासेस में इन सारे आपके कॉन्सेप्ट्स फिर से क्लियर हो जाएंगे। OECD नेशंस यूज दिस टू मेजर इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल। OECD नेशंस, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इसका यूज करती हैं, या डेवलप्ड वर्ल्ड जो है वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि भाई उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या घटा है क्या बढ़ा है।
यानी बेच बढ़ी है घटी है, इंटरेस्ट रेट घटा है बढ़ा है, प्रॉफिट किस तरीके से वो कर रहे हैं, रेंट घटा है बढ़ा है, इस तरीके से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, रेदर देन कंज्यूमर को क्या लग रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को जो प्राइस लगेगा वो तो गवर्नमेंट भी काफी हद तक उसे इम्पैक्ट कर देती है। भाई जैसे भारत सरकार पहले जो सिलेंडर आता था वो 300-400 का मिल जाता था क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, वही सिलेंडर आज 850-900 का पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम कर दी है, राइट। तो अगर आप होलसेल में उस तरीके से आप देखोगे तो 300-900 में फर्क आया, बट जो प्रोड्यूसर है उसको कितना फर्क आया तब हम एज इट इज चीज माप पाएंगे, राइट। तो डेवलप्ड वर्ल्ड प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखता है। इंडिया में भी इस चीज पर बातें चल रही हैं और कई एक कमेटी भी बनी हुई है। अब जब वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब उसे देखा जाएगा, फिलहाल हमने समझने के लिए इस चीज को समझ लिया। आगे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए है कि बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज इंडेक्स, भाई जैसे बैंकिंग ट्रेजरी सेक्टर्स में आती है और इसे कौन निकालती है, आरबीआई। यानी बैंक बहुत सारी सर्विसेज हमें देती है, भाई चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, इस तरीके से जो बैंक सर्विसेज हमें देती है उस पर कितनी महंगाई बढ़ी, इसको हम कहेंगे बैंकिंग बिजनेस सर्विस प्राइस या सर्विस इंडेक्स। इसे कौन निकालता है, आरबीआई। खाली ये आप याद रखिए, बैंकिंग बिजनेस सर्विस प्राइस कौन निकालता है, आरबीआई, राइट। फिर रेसिडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। रेसिडेक्स यानी जो रेसिडेंशियल है, जो हमारे हाउसेज हैं, हाउसेज के प्राइजेस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, इसको कौन देखेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक। ये नेशनल हाउसिंग बैंक डिसाइड करेगी रेसिडेंशियल हाउस के प्राइस घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं सेलेक्टेड इंडियन सिटीज में, यानी पार्टिकुलरली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये देखने की कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन कितना घट रहा है बढ़ रहा है। जैसे आज की डेट में हम देखेंगे कि हाउसेज के प्राइस एक साथ काफी ज्यादा बढ़ गए। बेस ईयर क्या है, 2017। हालांकि अभी रिसेंट में इन्होंने कई रिफॉर्म्स भी किए हैं कि भाई लैंड प्राइस यानी जमीन में रेट घट रहा है बढ़ रहा है, बिल्डिंग मटेरियल्स, भाई सीमेंट, स्टील, इसमें रेट कितना घट रहा है बढ़ रहा है, हाउसिंग रेंटल ये कितना घट रहा है बढ़ रहा है, जिससे एज इट इज पता लग पाए कि रेसिडेंशियल हाउस प्राइसेस कहां जा रहे हैं, जिससे महंगाई को एक कंट्रोल में किया जा सकता है। फिलहाल रिसेंट की डेट में रेसिडेंशियल हाउसेस प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हर सिटी में, ठीक। तो जैसे मैंने एक थाली आपके सामने परोस दी, इसका मतलब ये नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है थालिनोमिक्स के नाम से। यानी जो गरीब आदमी की जो थाली है उसका रेट घटा है या बढ़ा है, वो गवर्नमेंट का इंटेंट दर्शाता है कि गवर्नमेंट इस पर खरी उतरी है या नहीं उतरी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वी एज ए इंडियंस आर मोर वल्नरेबल टू अवर फूड्स, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये थालिनोमिक्स चैप्टर बढ़ा दिया, पता नहीं क्यों इकोनॉमिक सर्वे में। आइए हम देखते हैं थालिनोमिक्स है क्या। टू एस्टिमेट हाउ मच मनी ए कॉमन पर्सन पेज फॉर थाली, यानी एक आम आदमी एक थाली के लिए कितना रुपया देगा, इसे हम थालिनोमिक्स कहेंगे। बार बार इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में आता है कि घटा है बढ़ा है, फिलहाल हमने ये देख लिया कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि करंट का टॉपिक है भाई, वो तो बाद में देख लेंगे, फिलहाल ये हमें मोटी मोटी चीज पता होनी चाहिए। और जब मैं आपको करंट के टॉपिक्स बताऊंगा तब 2025 में क्या ट्रेंड रहेगा उसके बारे में बताऊंगा, राइट। फिलहाल आगे चलते हैं। इस पे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक। यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो इंडेक्स है उसके बारे में ये दे रखा है। भाई इसे भी कौन सीएसओ निकालता है, सीएसओ याद करो इसके अंदर होगा भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर ही ये होगा। बेस ईयर क्या है, 2011 है इसकी बेस ईयर है। मेजर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस आइटम ग्रुप्स, यानी लगभग 400 से ज्यादा आइटम्स है उनके बारे में देखता है। प्राइमरी गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ठीक। जैसे भाई कैपिटल गुड्स होंगे जैसे कोई मशीन जो किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में यूज हो, रेदर देन कि जिसका एक आम आदमी
इंजॉय करने के लिए यूज करें, जैसे टीवी वगैरह, ये नहीं होगा। ये क्या होंगे, टीवी वगैरह क्या होंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होंगे, जैसे कोई बोल्ट हो गया, टायर हो गया, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़े। कंस्ट्रक्शन गुड्स हो गए, सेम इसी तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ठीक, तो ये जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में आगे बढ़ेंगे उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ये देख लिया कि ये बहुत सारे आइटम्स, आईआईपी जो वाली जो इंडेक्स है, बहुत सारे आइटम्स को मेजर्स करती है, प्राइमरी गुड्स के, कैपिटल गुड्स के, कंस्ट्रक्शन गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम्स में ये आता है। कोर इंडस्ट्रीज के बारे में कौन इन्फ्लेशन या कौन इसको इन्फ्लेशन के रेट को मापता है? भाई इसको मापता है इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके अंदर ये डिपार्टमेंट है DPIIT। इसका फुल फॉर्म आप बताना, अदरवाइज मैं आपको बता ही दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है। कोर इंडस्ट्रीज की बेस ईयर 2011 ही है, और किसका 2011 था? WPI का। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज पर ज्यादातर फोकस करता है। ज्यादातर एग्जाम में इसके कंपोनेंट पूछ ले जाते हैं कि कौन सी कोर इंडस्ट्रीज है, या इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि किसको ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो हम यहाँ इनको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है। पहले कोर इंडस्ट्रीज है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स, यानी सबसे ज्यादा वेटेजेस इसको दिया गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, राइट। और OPIP जो हमने दी थी, इसको 40% वेटेज दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई एक है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, यानी जो क्रूड ऑयल है उसका रेट घट रहा है बढ़ रहा है, ये कौन बताता है? बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। फिर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये ज्यादातर पूछा नहीं आता, बट इस तरह हम याद करते हैं कि वैसे CSO इसके बारे में बताता है। अब ये एक ग्राफ है जो पिछली क्लासेस में रह गया था, इसे हम कहेंगे फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व क्या है? जो बताता है कि अगर इन्फ्लेशन अगर आपका बढ़ेगा तो आपके यहां अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और अगर आपके यहां इन्फ्लेशन घटेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इस चीज को हम कहेंगे फिलिप्स कर्व। तो इसीलिए ज्यादातर इकोनॉमी में हल्का फुल्का इन्फ्लेशन सही रहता है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। थैंक यू गाइज, यहां तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक दीजिए, जिससे फ्यूचर में भी आपके लिए वीडियो लाता रहूं। थैंक यू गाइज।